सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2018 के पेपर के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which one of the following statements is true about the role of heredity and environment? तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास क्षमताएं होती हैं, और वो क्षमताएं निखरती कैसे हैं? जब उसे आसपास के वातावरण का क्या मिलता है दोस्तों? माहौल मिलता है। तो इस तरीके से जो परिवेश मिलता है बच्चों को, उससे क्या होती है? उनकी और ग्रोथ होती है। तो जो विकास है वो आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है और अब आसपास के पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पियाजे, जीन पियाजे की बात यहाँ पर हो रही है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे के विकास के, बच्चे के बौद्धिक विकास के। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या नहीं कहा जा सकता? इनकी थियरी के अनुसार इसमें से कौन सा सही नहीं है, बस यही हमें पता करना है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण, तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात किसने की है? जीन पियाजे ने की है, ये भी आपको पता है। फिर है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, ये भी सही है। और कहाँ वो करेंगे एक्ट? अपने पर्यावरण, अपने आसपास पे ही तो वो प्रयोग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चीजों को सीखेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है, यहाँ पर देखिए, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि कांस्टेंट, जहां पर अभ्यास, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यहाँ पर आ जाएगा। निरंतर अभ्यास से क्या होता है? बच्चा सीखता है, उसका अधिगम होता है। तो ये आ जाएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। ये इन्होंने प्रयास और गलतियों की बात नहीं की है जीन पियाजे ने। इन्होंने क्या कहा? बच्चे की बुद्धि से उसके ज्ञान का विकास होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट? तो प्री ऑपरेशन थॉट आप सभी को पता है, संवेदी कामक अवस्था या इंद्रियजनित कामक अवस्था, जो की होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल, होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या नहीं कर पाता? अनुत्क्रमणीय नहीं कर पाता चीजों को। इरिवर्सिबिलिटी की क्षमता उसके अंतर्गत होती है, रिवर्स नहीं कर पाता चीजों को। जैसे कि मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है कि 2 गुणे 4 बराबर 8 होता है। अभी 4 गुणे 2 उसको करके दे देंगे हम, तो यहाँ पर वो नहीं लिख पाएगा कि क्या होगा। तो इस तरीके से रिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये तो गलत हो गया ऑप्शन 4। फिर देखिए, अहम मान्यता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, ये बच्चे के अंदर होता है, आपको पता है। ये होता है जब बच्चा छोटा होता है, यही स्थिति होती है इसमें भी, कि बच्चा अपने खिलौने को किसी और को नहीं देना चाहता है। इसके बाद देखिए, ये भी सही है। फिर ध्यान केंद्रित करने की, वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेशन बना लेता है, तो ये भी सही है। किसके लिए? पूर्व संक्रियात्मक के लिए। तो यहाँ पर ये भी सही है दोस्तों, इसको भी सही ही लगाइए आप, क्योंकि वो इरिवर्सिबिलिटी की क्षमता उसके अंदर होती है, रिवर्सिबिलिटी की क्षमता नहीं होती है। तो ये भी सही हो गया। तो बच्चा कौन? प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी कि प्रतीकात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। बच्चा ज्यादा सोच नहीं पाता है इस अवस्था में, उसके अंदर कल्पना करने की क्षमता उतनी नहीं होती है, अमूर्त चिंतन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, कि किसी चीज के बारे में वो सोच पाए, सिंबॉलिक थॉट बना पाए। इसके बाद आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है
वो है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और जब बच्चे इसमें समय बिताते हैं खेल में, ये सबसे पहले क्यों है, देखिए जब बच्चे समय बिताएंगे, जब खेल में समय बिताएंगे और उन्हें खेल अच्छा लगेगा, तो इससे क्या होगा, इससे उनका शरीर भी निपुण होगा, शरीर भी मजबूत होगा, उनकी इंद्रियां भी उत्तेजित होंगी और वो एक तरीके से इस कौशल को क्या करेंगे, उस खेल को सीखते भी हैं और बाद में इसका कभी भी उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह समय बिताने का सबसे सुखद तरीका है। तो इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, यानी कि बच्चों को एकदम गहन रूप से सोचने पर कौन मजबूर करता है। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। जब इस तरीके से आप बच्चों से पूछोगे तो वो क्या कहेगा, या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। तो इससे उसके सोचने और विचार करने की क्षमता कहाँ से बढ़ेगी। सही जवाब क्या है। फिर देखिए, क्या आप इस तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हो। फिर क्या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि जो बच्चा है उसको सोचने के लिए हम इसी में आमंत्रित कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है उसको हम कितने विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से डिफरेंट वेज है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो इस तरीके से इसमें बच्चे सोचेंगे भी, विचारेंगे भी, वो अपना अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे और इस तरीके से बच्चों का जो विकास है, सोचने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, वो तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन ड्यूबी हैं, आपको पता ही है। तो यह क्या बताता है, तो सबसे पहले तो ये कहता है करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। फिर आता है परियोजना बनाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, परियोजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, सहयोग से इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कि यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग भी हम करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, फिर प्रोजेक्ट मेथड और फिर कंपैरेटिव लर्निंग। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही दोस्तों, यही है प्रगतिशील शिक्षा। और यही है, बच्चा करके सीखता है, बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, या ये कहें कि बच्चे विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सीखते हैं और सहयोग से भी, आसपास अपने फ्रेंड सर्किल से सहयोग से भी और शिक्षकों के सहयोग से भी सीखते हैं। तो सबसे पहले करके सीखना, और इसीलिए आजकल के जो विद्यालय है वो इसी मॉडल पर बनाए जाते हैं कि बच्चा करके सीखे। वो अलग बात है कि बस किताबी ज्ञान अधिक दिया जा रहा है स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो स्कूल शिक्षा को यथा संभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए काफी लंबे समय तक। फिर है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों को सीख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के डेवलपमेंट में, चाहे मेंटल हो चाहे सोशल हो। ये सब बहुत जरूरी है बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये तो आपने लॉकडाउन में देख ही लिया होगा कि बच्चों का स्कूल जाना कितना जरूरी है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, यह जीवन सच्चा शिक्षक है। तो स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। तो एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां के प्राकृतिक वातावरण से तो अवगत होते ही है, वहां के आसपास के माहौल से तो हम फैमिलियर होते ही होते हैं। लेकिन जो वहां का सामाजिक वातावरण कैसे बनता है, क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा गया है, ये भी आपको पता है। तो क्यों लघु रूप कहा गया समाज का, क्योंकि बच्चे समाज से ही आ रहे हैं और वो समाज के विभिन्न अलग अलग, किसी बच्चे का बैकग्राउंड कुछ है, किसी के माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, किसी के माता पिता दोनों नहीं जॉब कर रहे हैं, या वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या वो किसी भी तरीके से बच्चे की फीस किसी तरह खाली भर पा रहे हैं, या खेती करके भर रहे हैं, या फिर किसी बच्चे के माता पिता केवल पिता नौकरी कर रहे हैं, माता हाउस वाइफ है। और इस तरीके से बच्चों के यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, किसी के यहाँ न्यूक्लियर फैमिली होगी, किसी के यहाँ ज्वाइंट फैमिली होगी, तो वो सभी मूल्यों को लेकर के वो स्कूल भी तो आएंगे। तो इस तरीके से स्कूल में सामाजिकता भी बढ़ेगी और वे वहां की प्राकृतिक वातावरण से भी अवगत होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थियरी। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है और उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दोस्तों, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, ये किसने दिया है, ये दिया है आप सभी को पता है जीन पियाजे ने, और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का
समर्थन करता है, क्योंकि जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत बताए हैं, नैतिक स्तर, 3 नैतिक स्तर बताए हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने 7 सोपान बताए हैं, जो कि क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को दर्शाते हैं। जैसे प्रथम स्तर जो होता है नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें बालक आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि यह स्वयं के हित की दृष्टि से नैतिक व्यवहार करता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि 0 से 2 की बात करें, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, तो इसमें भी क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो अहम केंद्रित होता है, यानी कि वो सिर्फ उसको अपनी खुशी से मतलब, वो खिलौना खेल रहा, अगर किसी ने ले लिया तो वो रोने लगेगा, उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है, वो अहम केंद्रित होता है, क्योंकि यह स्वयं के हित की दृष्टि से क्या होता है, नैतिक व्यवहार बच्चा करता है, जिसको जितना उसको ज्ञान होता है उसी के अनुसार वो नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है। जबकि जो तृतीय स्तर होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का, इसमें क्या होता है, यह उत्तर परंपरागत स्तर होता है और इसमें बालक बाह्य केंद्रित हो जाता है, यानी कि उसे समझ में आता है अगर मैंने किसी का खिलौना छीन लिया तो वो बच्चा दुखी हो गया। ठीक है। तो वो बच्चा दुखी हो गया तो हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये सब बच्चों के अंदर धीरे धीरे ये भावनाएं आ जाती हैं और वो निष्पक्ष रूप से नैतिक व्यवहार बच्चा करने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है। कि जिस तरीके से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका नैतिक विकास भी क्या होता है और वो बच्चा नैतिक परिपक्व ही बनता जाता है, यानी कि उसका नैतिक विकास और अधिक होता जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास दोस्तों आपको पता है ये किसने बात की है, इसकी बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने की है। और ये वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत पर दोस्तों क्या है, ये आधारित है। एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं। निकटवर्ती विकास क्षेत्र का आशय यही होता है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी थोड़ी सी अगर हेल्प कर दें, थोड़ी सी बस उनकी मदद कर दें, तो आसानी से बच्चे क्या कर लेते हैं, उस काम को स्वयं कर लेते हैं। तो यही होता है निकटवर्ती विकास, जिसे हम ढांचा भी कहते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा ही है, सीटेट का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है तो उसमें भी आपने देखा होगा। देखिए, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ऐसे संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। कि बच्चा जैसे सवाल लगा रहा है, किसी एक स्टेप में आकर के अटक गया, आपने बताया कि यहाँ पर तुमने ये गलती की है, ये यहाँ सब्सट्रैक्ट करना था या तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बस थोड़ा सा आपने क्या किया, बच्चे को थोड़ा सा एक रास्ता दिखाया, बच्चा खुद उस रास्ते पर चल करके उसका सोल्यूशन ढूंढ ले रहा है। तो इस तरीके से ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है यही, और ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व एंड एंड्रोजेनस पर्सनैलिटी क्या होता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये जो उभय लिंगी व्यक्तित्व होता है, एंड्रोजीनियस जो पर्सनैलिटी होती है, इसमें मर्दाना और स्त्री गुण यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। दोनों के गुणों का समायोजन होता है इनके अंतर्गत। ये मेल की तरफ भी आकर्षित होते हैं और फीमेल की तरफ भी आकर्षित होते हैं, इसलिए इन्हें उभय लिंगी व्यक्तित्व के व्यक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया, समाजीकरण या सोशियोलाइजेशन, कल्चर या ट्यूटरिंग या ट्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा कि चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो देखिए किसको छोड़ करके, ट्यूशन को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब जगह जो बच्चे हैं वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन में क्या होते हैं बच्चे, लड़की लड़का नहीं होता बल्कि क्या होते हैं, बस वो स्टूडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बेस्ड। फिर है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो राइट आंसर दोस्तों यही है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की जो संस्कृति है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं।
मानकीकृत का मतलब ही हुआ कि स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि वो मान लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये माने हुए होते हैं और इसीलिए ये सभी यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये पक्षपाती होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। द थियरी ऑफ मल्टीपल यानी कि मल्टीपल मतलब कई, तो कई कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ये भी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं, चाहे वो सीखने के लिए मूल्यांकन हो, चाहे सीखने का मूल्यांकन हो, यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए या बच्चे के सीखने का, बच्चे ने कितना सीखा, दोनों ही जब मूल्यांकन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ताकि बच्चे की जो प्रगति है और उसकी उपलब्धि स्तर है उसको हम क्या करें? जान सके। बस टीचर का मेन मोटो यही होता है मूल्यांकन का, कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है और कितना अचीव किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, की बच्चे ने कितना अचीव किया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि लगातार बच्चों का पेपर होता रहे, हर महीने में बच्चों का टेस्ट हो, असाइनमेंट होते रहे, ताकि ये ना रहे कि खाली हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम पर सारा बोझ पड़े। इसीलिए लगातार परीक्षाएं बच्चों की छोटी छोटी होती रहती है कि एक पूरे के पूरे कोर्स का बर्डन बच्चों के ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही सही भी हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य भी क्या होता है? आपने देखा कि बच्चे की उपलब्धि और प्रगति के बारे में जानना। यह बच्चों को धीमे, खराब व बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में भी उपयोगी होता है और इससे बच्चों को हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं? फिर से उन्हें क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों में जो प्रतिभाशालिता है उसका सबसे अच्छा जो कारण है वो यही है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में जब अंतरक्रिया होती है तभी बच्चे का क्या होता है? पूर्णतः विकास होता है। और जब बच्चे का अच्छे से विकास होता है तो प्रतिभाशालिता उसके अंतर्गत आती ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और साधन समृद्ध वातावरण का तो होना जरूरी ही है, और सफल माता पिता और एक अनुशासित दिनचर्या, ये सब चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जब अच्छे से अंतरक्रिया होगी तभी बच्चा प्रतिभाशाली निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, और बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हतोत्साहित तो जहां पर भी दिखेगा वो गलत हो जाएगा। और बच्चों की क्षमताओं के आधार पर पहली बात तो आपको क्लास में वर्ग नहीं बनाने हैं। फिर है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर वंचित कोई बच्चा स्कूल में आता है तो वह जो भी संस्कृति लेकर के अपने साथ आया है, जो भी संस्कार लेकर के आया है, जो भी भाषा लेकर के आया है, उसको हमें इंपॉर्टेंस देना है। उसे ये ना लगे कि मैं अलग पृष्ठभूमि से आया हूं, मैं वंचित वर्ग का बालक हूं तो मुझे अलग रखा जाए क्लास में। बल्कि क्या करना है, उसके भाषाई ज्ञान को भी, उसको जितना भी नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में, उसे हमें मोटिवेट करना है, उसका उपयोग करना है और उसकी संस्कृति और उसकी भाषा का सम्मान करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की बात हो रही है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर
उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर उनके प्रति स्नेही होने के नाते उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, ये सब गलत है, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे स्नेही ही होते हैं, तो किसी एक बच्चे पर हमें फोकस नहीं करना है और उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं देना है, क्योंकि सारे बच्चों को हमें बराबर समय देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का हमें उपयोग करना है कि जो बहुत तेज बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, उन्हें हम किस तरीके से समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से और उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल सिखा सकते हैं जो बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्हें पढ़ाने के तरीकों में हम अलग अलग चीजें उपयोग कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार के कौशल सिखा सकते हैं, स्किल सिखा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? Which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learner? तो अति संवेदनशील जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाने में कौन सा तरीका यहाँ पर उपयुक्त नहीं है? तो एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना, ये बिल्कुल सही है। एक बड़े टास्कों में छोटे टुकड़ों में बांट करके क्या करना है, बच्चे को सीखने को कहना है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करनी है, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करना है। तो ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, उन्हें अलग अलग प्रकार से ऑफर देना है लर्निंग का। फिर है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का भी हमें समावेश करना है, बिल्कुल सही है। बच्चों को हमें एक्टिव रखना है, तो इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अति संवेदनशील बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव है, वो डरे हुए रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे बच्चों को बेचैन होने पर डांटना फटकारना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच का मतलब क्या है कि हर बच्चे की सोच क्या होती है, और खासकर ऐसे बच्चे जो विभिन्न प्रकार से सोच लेते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिन बच्चों में होती है उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, उन बच्चों को हम सृजनशील बच्चे कहते हैं, या सृजनशील बच्चों को हम रचनात्मक बच्चे भी कहते हैं। तो जो एक ही समस्या का बहुत सारा सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, उन्हें क्रिएटिव बच्चे या सृजनात्मक बच्चे ही कहते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? तो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का उपयोग करना, या विसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम? तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन शिक्षक किस तरीके से नहीं कर सकते हैं कक्षा में? तो यहाँ पर राइट आंसर अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना ही है। इससे बच्चों की सृजनात्मकता और समस्या हल करने की क्षमता में बिल्कुल भी विकास नहीं होगा। क्यों? अभिसरण यानी कि ये क्या होते हैं, कन्वर्जेंट आंसर होते हैं। कन्वर्जेंट आंसर का मतलब है भारत की राजधानी क्या है, बच्चे तुरंत उसका आंसर बता देंगे नई दिल्ली। तो इसमें उन्होंने सोचा क्या, अब अगर किसी टॉपिक पर हम बच्चों से चर्चा करा रहे हैं, मान लीजिए वायु प्रदूषण के ऊपर, तो बच्चे इस समस्या को हल करने के बहुत सारे तरीकों को आपको बताएंगे। बच्चे इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उस समस्या को हल करने के बारे में भी सोचेंगे। बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल जलने वाली गाड़ियों को हम कैसे कम करें, कैसे इलेक्ट्रिकल वाले वाहनों को और बढ़ाएं, किस तरीके से हम खुद पन्नियों का प्रयोग कम करें, पॉलिथीन का प्रयोग कम करें, जिससे हमारी जो सॉइल है वो प्रदूषित ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे सोचेंगे। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों को भारत में कितने राज्य हैं या इस तरीके के प्रश्न तुरंत आंसर दे देंगे बच्चे, तो इसमें सोचना तो है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को पूछने से कोई फायदा ही नहीं होगा और इस तरीके से समस्या को हल करने के तरीके बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे इन तरीके के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। डर को ही हम क्या कहते हैं, भय, क्रोध और प्रेम, ये आपको पता है संवेग है। और मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और 14 संवेगों से ही 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी कि बच्चा अपने पिता के साथ जहां पर दूध मिलता है वहां पर गया होगा, तो उसने देखा कि दूध के बूथ पर, यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि दूध की दुकान पर वो दूध लेने गया अपने बच्चे को लेकर के। तो वो बच्चा जो है 3 साल का, वो क्या सोचता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि 3 साल का बच्चा क्या सोचेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें से जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए हुए इसमें से कौन सा सबसे अच्छा उसके सोच को यहाँ पर बताता है?
तो बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, यानी कि बच्चे को दुनिया के बारे में बहुत कम पता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते। फिर है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। अब चूंकि अगर बच्चा बूथ पर दूध देख रहा है तो इसका मतलब कि उसने गाय नहीं देखी है, तो वो यही समझ रहा है कि बूथ पर ही दूध बनता है और दूध यहीं से आता है। तो इसका मतलब बच्चे का जो जवाब है दूध बूथ से लेकर के दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, कि बच्चा यही जान रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन है और मशीन ही दूध देती है। उसे ये नहीं पता है कि गाय दूध देती है, तो उसको जितना अनुभव हुआ उस दुकान पर जाकर के उसने जो देखा वो अपने अनुभव को बता रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल? कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय होना महत्वपूर्ण है। या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो जिसे हम स्कूलों में क्या कहते हैं, सीखने का कोना कहते हैं, जहां पर बच्चे किताबों को भी पढ़ते हैं, बच्चे आपस में संवाद भी करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वो चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो इससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता में क्या होती है, और वृद्धि होती है, और उनकी भाषा जो है वो और अच्छी होती है जब वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बोलने में तो भाषा का प्रैक्टिस हो ही रहा है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए ये करना बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए। और इन जगहों पर बच्चों की जो रचनात्मक प्रवृत्ति है यानी कि सृजनात्मक समझ है वो भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे चर्चा करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विचारों के बारे में, स्थितियों के बारे में वो सोचते हैं, तो उनकी जो रचना करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे विभिन्न प्रकार के कौशलों को भी सीखते हैं और जिसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को इनके आसपास रहना ही पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? किस प्रकार का क्लासरूम है जो इंकरेज करता है रिच लर्निंग को, समृद्ध शिक्षा को? किसमें बच्चे ज्यादा सीखते हैं, यहाँ पर यही पूछा है। तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। जब बच्चे उन सामग्रियों को पाएंगे ही नहीं तो वो समझेंगे क्या, देखेंगे क्या? अगर ऊंचा कोई पोस्टर लगा दिया गया या कोई सहायक शिक्षण सामग्री आपने बनाई, वो बच्चों की पहुंच से बहुत ऊपर आपने लगा दी, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय बच्चे प्राप्त कर सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, ये भी सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो यहाँ पर तो पाठ्य पुस्तक की बात हो गई। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में खुली गतिविधि कोने में हो, एक कोना बना दिया जाए, लर्निंग कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, वहां पर बाल साहित्य हो, बच्चे अपने पसंद की किताबों को ले सकें आसानी से और वो ले करके दिन में किसी भी समय उसको प्राप्त करके वो सीख सके उनसे। तो अ क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो दोस्तों देखिए, जो क्लासरूम में पाठ्य पुस्तक होती है वो भी क्या होती है, वो भी रिसोर्स होती है, ठीक है, या रेफरेंस मटेरियल होती है, जो क्लासरूम में क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन तो सही है। वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि सबसे आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी कि जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, वे क्या है, एक तरीके से संसाधन का काम करती हैं, जिनके माध्यम से शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, क्योंकि क्लास में पूरे टाइम तो किताब दे करके शिक्षक पढ़ाते नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर उन्हें हर एक चीज को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना है, उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है। तो इस तरीके से ये जो बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बस एक संसाधन होती है क्लासरूम में, जैसे कि चौक हुआ, डस्टर हुआ, बोर्ड हुआ, इसी प्रकार से उसको भी हम संसाधन ही समझते हैं। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत, या ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कॉग्निटिव थियरीज। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है रचनावाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है ज्ञान की रचना पर जोर देता है। जो बच्चा है वो बाहरी ज्ञान यानी कि उसे सिर्फ कक्षा में ही ना पढ़ाया जाए बल्कि कक्षा के ज्ञान को बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए। ये चीजें कही गई हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और रचनावाद जो है दोस्तों ये इसके अंतर्गत सृजनात्मक बच्चे ही आते हैं, यानी कि बच्चों के ज्ञान का निर्माण करना है, जो ऐसे बच्चों का निर्माण करना है जो सृजनात्मक बालक हो, जो रचना कर सके, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्रियाशील सृजनात्मक बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा कि हर बच्चे को सृजनात्मक बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, इससे प्रेरित नहीं कहा जाएगा। वे कक्षा में अनुशासन बना रहता, हो सकता है डर से अनुशासन बना हो अंदर, तो ये भी नहीं कह सकते। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, तो ये भी नहीं रीजन हो सकता है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि बच्चे क्लास में एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं और जो उनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लियरली टीचर से पूछ भी रहे हैं, वो उसका स्पष्टीकरण ले रहे हैं, क्लेरिफिकेशन ले रहे हैं। तो दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। तो इस तरीके से बच्चे इससे पता चल रहा है कि बच्चे क्लास में एक्टिव होकर के प्रेरित होकर के सीख रहे हैं क्योंकि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन पद्धति स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अगर हम बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी लर्निंग को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों की जो वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं, हम बच्चों से उस पर खुल करके बातचीत करें। और जब हम बच्चों से खुल करके बातचीत करेंगे तो बच्चे भी हमसे घुलेंगे मिलेंगे और इस तरीके से उन सभी परिस्थितियों का या समस्याओं का हम समाधान निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 जो है, इससे बच्चे अच्छे से सीखते भी हैं, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो या फिर चर्चा विमर्श कराया जाए किसी भी टॉपिक पर, तो इस तरीके से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे उपयुक्त है। और फिर इसके बाद जब उनकी लर्निंग सही हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उनका, ये सब चीजें बाद में आती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरीके की मदद करता है? तो जो अनुशासन है यानी कि डिसिप्लिन है वो किसी क्लासरूम में किस तरीके से मदद करता है? आप सभी को पता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा क्लास में तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों की अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए तो चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी कि जो अनुशासन है वो क्या करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी कि जब बच्चा अनुशासन में रहता है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जब उसके सीखने की कैपेसिटी होती है या फिर ये कहें कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो तेजी से होती है। लेकिन जब अनुशासन नहीं रहता है कक्षा में तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है। कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, क्लास में डिस्टरबेंस होती है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोग देखते रहिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप लोगों को सारे के सारे विषयों की अगर आपको
पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वहां पर आपको पीडीएफ के साथ और स्टडी मटेरियल भी वहां पर आपको मिलता है। तो चैनल से जुड़े रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।